हेलो गाइस। आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्यार सपोर्ट की वजह से आज हमारे यूट्यूब चैनल ने 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिया है। आप सभी का जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना कम है। ख़ास तौर पर उन सभी लोगों का जिन्होंने अपने पॉजिटिव कमेंट्स और सपोर्ट से हमें हर दिन मोटिवेट किया। आपके हर कमेंट हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा दी है। ओपी मनहवा हिंदी, नॉटेजी, फायर गेमिंग, मोहित कुमार, शाकिर खान, दीपक गोरे, रोनन खान, ललित साहू, राज हमाल, तोजी फुसीगुरु, हामिक, सचिन आयुष, एलीट नोवा, विजय यादव, अलामिन। एक बार फिर से आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रावण भाई को थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग चैनल मेंबरशिप। तो गाइस चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं मैजिक एम्परर चैप्टर 888। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए पहले उसे ज़रूर चेक कर लीजिए। शहर की व्यस्त सड़कों पर मर्चेंट्स और ट्रैवलर्स की चहल पहल से हर तरफ रौनक फैली हुई थी। इसी जीवंत भीड़ के बीच जुओ फैन, उसका बेटा गूसांटोंग और लड़की आराम से मार्केट में घूम रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे एक बड़ा खुशहाल फैमिली हों। गुसांटोंग एक सामान्य बच्चे की तरह जोश और उत्साह से भरा हुआ था। वह एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल तक उछलता कूदता जा रहा था और हर रंग बिरंगे खिलौने और छोटी छोटी चीज़ों को देखकर उसकी आंखें चमक उठती थीं। दूसरी ओर जुओ फैन ने एक बेहद अमीर पैट्रियार्च का किरदार बखूबी निभाया। वह बिना एक पल सोचे गुसांटोंग की हर इच्छा पूरी कर रहा था। गुसांटोंग अपनी जिंदगी के सबसे खुशहाल पलों में था। उसकी बाहें नए नए खिलौनों से पूरी तरह भर चुकी थीं और उसके चेहरे पर दिखाई देने वाली मासूम खुशी किसी के भी दिल को छू सकती थी। तभी चलते चलते पास ही एक वेंडर की ऊंची आवाज सुनाई दी, जो अपने हाथों से बनाई गई कैंडी फिगरेंस बेचने की जोर शोर से आवाज लगा रहा था। उन रंग बिरंगी मिठाइयों ने पल भर में गुसांटोंग का पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसकी आंखें मासूम जिज्ञासा से चमक उठीं और उसने उत्साह से उस स्टॉल की ओर इशारा करते हुए अपने फादर से पूछा कि ये आखिर क्या है। जुओ फैन ने बस लापरवाही से हाथ हिलाते हुए उन स्वीट्स को दिखावे की चीज बताया और कहा कि उनमें देखने के अलावा कोई खास बात नहीं है, इसलिए उन्हें नज़रअंदाज कर दो। लेकिन उन चमकीले शुगर स्कल्प्टर्स का आकर्षण गुसांतोंग के दिल में पहले ही उतर चुका था। उसके चेहरे पर उभर आई चाहत को देखकर लड़की के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसने बेहद नरमी से कहा कि अगर उसे पसंद है तो वह उसके लिए ये स्वीट्स खरीद देगी। गुसांतोंग हल्का सा बड़बड़ाया, फिर आदतन अपनी नज़रें जुओ फैन की तरफ उठाईं, मानो पहले अपने फादर से इजाज़त लेना चाहता हो। जुओ फैन ने मौका मिलते ही उसे छेड़ने का फैसला किया। वह जोर से हंसा और मजाक उड़ाते हुए बोला कि जब लड़की वैसे भी उनके साथ मुफ्त में रह रही है तो उससे थोड़ा बहुत पैसा निकलवाना तो बनता ही है। अपनी नाक खुजलाते हुए उसने शरारती मुस्कान के साथ गुसांतोंग को उकसाया कि वह बिल्कुल भी रहम न करे और उसकी आखिरी स्पिरिट स्टोन तक निकलवा ले। यह सुनते ही गुसांतोंग खुशी से सिर हिलाने लगा। अगले ही पल उसने अपनी नज़र आसपास के स्टॉल्स पर दौड़ाई और तय कर लिया कि अब उसे सिर्फ कैंडी ही नहीं बल्कि ढेर सारी दूसरी महंगी चीज़ें भी चाहिए। फिर उसने मासूम सी चमकती मुस्कान के साथ लड़की की तरफ बढ़ा दिया। लड़की का चेहरा झुंझलाहट से फड़क उठा। उसने गुस्से भरी नज़र से जुओ फैन को घूरते हुए साफ कहा कि वह बच्चे पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। जुओ फैन ने बस अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और मन ही मन हंसने लगा। तभी गुसांटोंग ने होंठ फुलाकर शिकायत की कि वह झूठी है और उसके लिए कुछ भी नहीं खरीदेगी। यह सुनकर लड़की पूरी तरह हार मान गई। उस छोटे से बच्चे की मासूम पप्पी आइज़ें किसी का भी दिल पिघला सकती थीं। आखिर उसने बेबस होकर एक गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराते हुए वादा किया कि वह उसके लिए उसकी पसंद की हर चीज़ खरीदेगी। इतना कहकर वह कैंडी बेचने वाले के स्टॉल की तरफ बढ़ गई। उधर जुओ फैन गुसांतोंग का हाथ पकड़े मार्केट की रौनक का आनंद ले रहा था, जबकि लड़की कैंडी सेलर के पास पहुंचकर उसकी कीमत पूछने लगी। तभी अचानक उसके ऊपर एक काली परछाई मंडराई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, किसी ने पीछे से उसका मुंह मजबूती से दबा दिया और बिजली जैसी तेजी से उसे घसीटते हुए भीड़ के अंदर गायब हो गया। हमलावर की स्पीड इतनी अविश्वसनीय थी कि आसपास मौजूद किसी भी राहगीर को यह तक एहसास नहीं हुआ कि अभी अभी किसी का अपहरण हो गया है। कैंडी सेलर ने हैरानी से इधर उधर देखा, बड़बड़ाते हुए कहा कि शायद उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी थी, लेकिन अगले ही पल उसने कंधे उचकाए और दोबारा अपनी चीज़ें बेचने में लग गया। दूसरी तरफ मुख्य सड़क से काफ़ी दूर एक अंधेरी और सुनसान गली में लड़की अपने रहस्यमयी हमलावर की पकड़ से छूटने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष कर रही थी। उसके मुंह पर रखा हाथ लोहे की पकड़ जैसा था, जिसने उसकी हर चीख को पूरी तरह दबा दिया था। डर से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हमलावर ने जल्दी से उसका नाम फुसफुसाते हुए कहा और उससे रुक जाने की विनती की। वह आवाज़ सुनते ही लड़की एकदम ठिठक गई और तुरंत संघर्ष करना बंद कर दिया। जब उसने पलटकर उस खूबसूरत युवा को देखा जिसने अभी अभी उसे छोड़ दिया था, तो उसकी आंखें हैरानी से पूरी तरह फैल गईं। उसके सामने उसका अपना कज़न खड़ा था, वही कज़न जिसे वह बहुत पहले मर चुका मान चुकी थी। उधर व्यस्त सड़क पर जुओ फैन और गुसांतोंग जब आखिरकार पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि लड़की पूरी तरह गायब हो चुकी थी।
गुसांतोंग ने मासूमियत से पूछा कि क्या उन्होंने उससे इतनी सारी महंगी चीजें मांग ली थीं कि वह डर कर भाग गई। यह सुनकर जुओ फैन लगभग अपनी ही थूक से खांस पड़ा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाने लगा। उसने समझाया कि कुछ खिलौनों की कीमत तो एक स्पिरिट स्टोन के छोटे से हिस्से जितनी भी नहीं होती। पूर्वी भूमि में उसकी हैसियत और कल्टीवेशन को देखते हुए यह रकम उसके लिए जेब खर्च से भी कम थी। ऊपर से पिछले 10 दिनों से वह बेघर होकर लगातार भागती फिर रही थी, इसलिए उसमें इतनी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी कि अकेले इस भीड़भाड़ वाले शहर में यूं ही घूमती रहे। गुसांटोंग ने तुरंत अगला अंदाजा लगाया और पूछा कि कहीं सिटी गार्ड्स ने उसे पकड़ तो नहीं लिया। लेकिन जुओ फैन ने इस संभावना को भी तुरंत नकार दिया। उसने कहा कि पूरे शहर पर फ्लाइंग क्लाउड मैनर का नियंत्रण है। अगर उन्होंने सच में उसे पकड़ लिया होता तो वे पूरे शहर के सामने उसका भव्य प्रदर्शन करते और साथ ही जुओ फैन की पूरी टीम को भी गिरफ्तार करने आ जाते। इसके बजाय जुओ फैन के चेहरे पर एक जानकार मुस्कान उभरी। उसने अंदाजा लगाया कि दिन दहाड़े उसे आराम से घूमते देखकर उसके अपने साथियों ने ही उसे पहचान लिया होगा और सच्चाई जानने के लिए चुपचाप अपने साथ ले गए होंगे। यह सुनते ही गुसांतों के चेहरे पर भी चालाक मुस्कान फैल गई। उसे समझ आ गया कि उन्होंने उस लड़की को चारे की तरह इस्तेमाल करके आखिरकार एक बहुत बड़ी मछली फंसा ली है। जुओ फैन ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा कि अब जब यह नई मुसीबत उनके दरवाजे तक पहुंच ही गई है तो उनकी शांत छुट्टियां भी आधिकारिक रूप से खत्म हो चुकी हैं। इसलिए दोनों ने तय किया कि अपनी आज़ादी के इस आखिरी दिन का पूरा मजा उठाया जाए। वे शहर से करीब 100 मील दूर मशहूर फूड स्ट्रीट पर जाएंगे, पेट भरकर स्वादिष्ट खाना खाएंगे और उसके बाद आने वाले अनिवार्य हंगामे का सामना करेंगे। गहरी रात हो चुकी थी, आसमान में फीकी चांदनी फैल रही थी। तभी जुओ फैन और गुसांतोंग आखिरकार अपने कोर्टयार्ड में लौटे। जैसे ही दोनों अंदर दाखिल हुए, अचानक किसी ने पीछे से आकर उनके मुंह कसकर दबा दिए। गुसांटोंग की आंखों में तुरंत खतरनाक चमक उभरी। वह एक ही पल में उन सभी घात लगाने वालों को कुचल देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जुओ फैन ने उसे हल्की सी नजर से इशारा किया कि अभी शांत रहो। दोनों ने बिना देर किए तुरंत अपनी एक्टिंग शुरू कर दी। उन्होंने बस नाममात्र का कमजोर सा विरोध किया और ऐसे दिखाने लगे जैसे डर के मारे चीख रहे हों। उन्हें घसीटकर मुख्य हॉल में लाया गया जहां एक्सपर्ट्स पहरा दे रहे थे। सबसे आगे मुख्य आसन पर मध्यम आयु का आदमी था। उसके चेहरे पर आश्चर्यजनक रूप से शांत और विनम्र भाव थे, लेकिन उसके शरीर से निकल रही भयानक और साफ बता रही थी कि वह एक असली जेनेसिस स्टेज एक्सपर्ट था। उसे देखते ही जुओ फैन समझ गया कि उसकी पूरी योजना बिना किसी गलती के सफल हो चुकी है। तब जुओ फैन ने बेहद विश्वसनीय तरीके से कांपते हुए दयनीय डर का नाटक किया। जब गार्ड्स ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने जरा भी आवाज निकाली तो उन्हें तुरंत मार दिया जाएगा, यह देखकर वह मध्यम आयु का आदमी भौहें सिकोड़कर अपने आदमियों पर बरस पड़ा। उसने उन्हें डांटा कि घर के मालिकों के साथ, वह भी एक बच्चे के सामने, इतना बुरा व्यवहार करना बिल्कुल उचित नहीं है और तुरंत दोनों को छोड़ देने का आदेश दिया। गार्ड्स के पीछे हटते ही उस आदमी ने शिष्टता से मुस्कुराकर बात शुरू करने की कोशिश की, लेकिन जुओ फैन ने उसे एक शब्द बोलने का भी मौका नहीं दिया। वह अचानक ऐसे घबरा गया मानो किसी नाटक का सबसे बड़ा कलाकार हो। वह जोर जोर से रोने और विलाप करने लगा कि वह तो पश्चिमी भूमि का एक गरीब मासूम रेडियंट स्टेज कल्टीवेटर है जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं। बेचारा क्लैन हेड बार बार समझाने की कोशिश करता रहा कि यह न तो कोई डकैती है और न ही बदला लेने की कोशिश, लेकिन जुओ फैन हर बार उसकी बात बीच में काट देता। वह लगातार अपनी बदकिस्मती का रोना रोता रहा और खुद को एक डरा सहमा, बेवकूफ और कमजोर इंसान साबित करने का ऐसा शानदार नाटक करता रहा कि सामने वाले लोग पूरी तरह निश्चिंत होकर अपनी सतर्कता खोने लगे। ऑलराइट गाइस, यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही और अमेजिंग चैप्टर्स जल्दी आते रहें। बाय बाय, टेक केयर।